हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल और टेक्सटाइल में भी हम लोग पढ़ रहे हैं रेयान। और रेयान में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से विस्कस रेयान बनाने की प्रक्रिया, जो कि आपको पता है कि वर्तमान में जो भी रेयान का निर्माण होता है इसी विधि से किया जाता है, क्योंकि विस्कस रेयान बनाने की प्रक्रिया से जो हमें रेयान की प्राप्ति होती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और इसका प्राइस कम होता है। तो हमें पता है हमें क्वालिटी चाहिए अच्छी और दाम चाहिए कम, तो आपका विस्कस रेयान। तो हम एक एक करके इसकी बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं, जो कि आपसे बार बार नेट जा रहा पीजीटी में आपसे पूछा जाता है, क्रम को पूछता है, और इसलिए हम इसको ध्यान से देखते हैं। और इसमें जो टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, जो शब्दावली का यूज होता है, उसका अर्थ भी पूछ देता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं एक बार में, जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। और हमें यह भी लगता है कि यदि हम उसके कब क्यों कहाँ कैसे इतने जो क्वेश्चन हैं, क्यों कब कैसे अगर हम यूज करें तो चीज़ें हमें जो है अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो देखते हैं। आपको पता है कि जब हम रेयान की बात करते हैं तो आपको मानव निर्मित प्रथम सेलुलोजिक रेशा है, और हमें पता है कि इसमें 50% आपका सेलुलोज और 50% आपका होता है केमिकल, और 19वीं शताब्दी का चमत्कार माना जाता है। तो जब 19वीं शताब्दी का चमत्कार और रेयान के पिता की बात आती है तो हिलोरी डी चार्डोनेट, हिलोरी डी चार्डोनेट की नाम आता है, और इन्होंने कब इसका आविष्कार किया था? 1884 में। तो चलिए अब हम विस्कस रेयान की बात करते हैं। और जब विस्कस रेयान की बात आती है तो आपको दो नाम याद आता है। कौन कौन सा? एक आपका आता है मीडल एंड ब्रेबन, मीडल एंड ब्रेबन क्रॉस, और समय आपका है 1992। इन्होंने ही विस्कस रेयान का आविष्कार किया था। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि हम लोग लेंगे कपास की पट्टी। कपास की पट्टी की बात करें तो आप कपास की पट्टी लेंगे सबसे पहले। तो जब हम कपास की पट्टी को लेते हैं, कपास की पट्टी हो गई। अब कपास की पट्टी प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों मिला रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों मिला रहे हैं। हमें पता होना चाहिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यह आसानी से किसी भी पदार्थ को जलीय घोल, जलीय विलयन में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात यह बहुत तेज़ी से किसी भी वस्तु को घोल देता है पानी में। यानी कि यदि हम इस कपास की पट्टी को इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में कपास की पट्टी को डालें तो यह आसानी से इसका जो है जलीय विलयन बना देता है। और वही क्रिया यहाँ पर लिखी गई है, डुबाना। किस में डुबाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड में डुबाएंगे। किसको डुबाएंगे? तो कपास की पट्टी में डुबाएंगे। कपास की पट्टी में क्यों डुबाएंगे? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विस्कस रेयान। विस्कस रेयान आपको पता है कि स्पिन रेट के महीन छिद्रों से गुजरा जाता है, तो आपका कपास तो गुजर पाएगा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको घोलना होगा। घोलने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और किसको खोला? कपास की पट्टी को खोला। इसी कपास की पट्टी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डुबा दिया। डुबाने से जाएगा घोल। और हमको जो यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम है, जिसका यानी कि यह क्षारीय है, अर्थात डुबा दिए। और इस डुबाने की प्रक्रिया को ही स्टीपिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आपके रेयान में इस डुबाने की प्रक्रिया, यानी कि जो आपका क्षारीय घोल है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, और इसी घोल में डुबाने की प्रक्रिया को ही स्टीपिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। जब हम इस कपास की पट्टी को इस क्षारीय घोल में यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में डुबा देंगे तो हमको जो आगे का जो सेलुलोज प्राप्त होगा वह होगा आपका क्षारीय सेलुलोज, क्योंकि हमने इससे क्षारीय पदार्थ में घुला दिया। अब वो क्षारीय पदार्थ में घुल गया तो अभी क्षारीय हो गया, तो हमको मिल गया क्षारीय सेलुलोज। जब क्षारीय सेलुलोज प्राप्त होता है, और इस संपूर्ण क्रिया को ही श्रेडिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और श्रेडिंग प्रोसेस, या इसी को आप लोग देख जाएंगे कटिंग टू चिप्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। यहीं पर जब हमने श्रेडिंग को सर्च किया तो इसका तात्पर्य होता है कतरना, यानी कि छोटे छोटे में काटना। वहीं पर जब लोग व्यावसायिक रूप से आप लोग विस्कस रेयान की बनाने की विधि को देखेंगे तब आप लोग यहाँ पर देखेंगे डुबाना, जिसके लिए शब्द यूज होता है आपका जो है इमर्सन का तात्पर्य होता है डुबाना। तो वो सारी प्रक्रिया आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड इमर्सन में यूज होता है, और इसी में डुबा दिया गया। और इसके बाद डुबाने की प्रक्रिया जब पूर्ण होती है तो आपके प्रेशर, यानी कि
प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर के माध्यम से, रोलर के माध्यम से इसको प्रेस किया जाता है, और रोलर के माध्यम से जब इसको हम प्रेस करते हैं, जब गुजारते हैं रोलर से, तो एक हमको पट्टी प्राप्त हो जाती है। और जब पट्टी प्राप्त हो जाती है, पुनः जो है जब पट्टी प्राप्त होती है तो पुनः उसको जो पट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, उसी को व्हाइट क्रम्प के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब जो यहाँ पर देखें क्षारीय सेलुलोज देख रहे हैं, इतनी सारी प्रक्रियाएं, इतनी सारी की सारी प्रक्रिया यहाँ पे घटित हो गई, और इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया श्रेडिंग प्रोसेस। यानी कि जो क्षारीय सेलुलोज था, सारी सेलुलोज पे ही इतनी सारी प्रक्रियाएं घटित हो गई। हमने आपको बताया कि व्हाइट क्रम की बात किया, कि जो हम लोगों ने उस पर प्रेस करने की बात किया था प्रेस करने की बात किया था, तो यानी कि वह जो हमने कपास की पट्टी को आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड में गलाया था, और इसको इमर्सन के नाम से जाना था, गलाना, डुबाना, इमर्सन की प्रक्रिया की थी, उससे लुगदी प्राप्त हो गई, और उस लुगदी को शीट में कन्वर्ट के लिए उस पर हमने प्रेस किया, प्रेस करने के लिए हमने रोलर के पीछे गुजारा, जिससे हमको एक शीट मिल गई। और इसी शीट को जब छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाता है, तो उसी को ही व्हाइट क्रम्प के नाम से जाना जाता है, व्हाइट क्रम्प के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, तो काटने की प्रक्रिया को समझ में आ गई। इसी को देखिए यहाँ पे श्रेडिंग प्रोसेस, यानी कि कुतरने की क्रिया, और कटिंग ऑफ चिप्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की क्रिया। तो यहाँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर जो था क्षारीय सेलुलोज था, उन्हें जो है सेकंड स्टेप में हमको मिल गया क्षारीय सेलुलोज। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि नियंत्रित ताप और दाब की बात आती है। तो ताप और दाब की जब बात आती है, तो आपका जो ताप होता है वह 29 सेल्सियस और 3 से 4 दिन की प्रक्रिया होती है। यानी कि 3 से 4 दिन के लिए 29 सेल्सियस पर ताप और दाब में कार्बन डाइसल्फाइड की बात जब आती है, तो यह आपका एक तरल पदार्थ होता है। कार्बन डाइसल्फाइड एक आपका लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, जो कि इसका जो रंग होता है पीला हुआ करता है, रंग में पीला होता है, और यह नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पर वाष्पशील होता है, यानी कि एक ज्वलनशील पदार्थ है। कार्बन डाइसल्फाइड एक ज्वलनशील पदार्थ है जो कि रूम टेम्परेचर पर वाष्पित हो जाता है। इसी के कारण ही आप लोग देख रहे हैं जो हमारा क्षारीय सेलुलोज था, क्योंकि आपको पता है कि जो रेयान का कलर हुआ करता है वह जो शुद्ध सफ़ेद होता है, प्योर सफ़ेद है जो क्षारीय सेलुलोज है, और उसमें हमको मिलाना है कार्बन डाइसल्फाइड मिलाना है। और हमें पता है जो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रकृति है, ज्वलनशील है, रूम टेम्परेचर पर वाष्पित हो जाता है, तो हम मिला नहीं पाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो कार्बन डाइसल्फाइड हुआ करता है, यह आसानी से मिलता नहीं है, यानी कि आसानी से अघुलनशील है, मिलता नहीं है। अब इसी को मिलाने के लिए नियंत्रित ताप और दाब पर 3 से 4 दिन 29 सेल्सियस पर इसको किया जाता है। अब देखिए, जो यहाँ पे हमने बताया कि कार्बन डाइसल्फाइड है जो कि आसानी से अघुलनशील है, और बताया कि रूम टेम्परेचर पर वाष्पित हो जाता है, एक ज्वलनशील पदार्थ है, और जो इसका रंग होता है वो पीला लिए होता है। अब क्षारीय सेलुलोज, नियंत्रित ताप और दाब, और आपका कार्बन डाइसल्फाइड। अब इससे जो बना हमारा एक्सनथेट सेलुलोज, एक्सनथेट को जेनथेसन के नाम से जाना जाता है, इसी को ही क्यूरिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब हम जेनथेसन की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द जेंथोस से होती है, और जेंथोस का शब्द इसका अर्थ ही होता है पीला या जो है सुनहरा रंग, पीला या सुनहरा उसका शाब्दिक अर्थ हुआ करता है। और इसकी उत्पत्ति हम जब जेनथेसन की बात करते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया जेनथेसन की बात करते हैं, जो कि जेनथेसन या क्यूरिंग प्रोसेस है, इसमें जो जेनथेसन की उत्पत्ति की बात करें तो आपके यह ग्रीक शब्द जेंथोस से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जेंथोस का शाब्दिक अर्थ होता है पीला या सुनहरा। यानी कि जब इस क्षारीय सेलुलोज को हम पीले और सुनहरे रंग में परिवर्तित कर रहे हैं, तो यह क्रिया ही जेनथेसन कहलाती है। जेनथेसन को ही क्यूरिंग प्रोसेस के नाम जाना जाता है। अब इसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि सुनहरे या पीले रंग में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जो इसके रंग को कन्वर्ट कर दे, पीले में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए हमने कौन सा पदार्थ लिया? कार्बन डाइसल्फाइड। अब आपको पता है कि यह एक ज्वलनशील पदार्थ है जो कि रूम टेम्परेचर पर वाष्पित हो जाता है और आसानी से घुलता नहीं है, अघुलनशील है। तो इसके लिए हमने इसको क्या चाहिए? नियंत्रित ताप दाब, जो कि 3 से 4 दिन 29 सेल्सियस। तो शायद आपको जेनथेसन की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सनथेट सेलुलोज है, और प्लस हमने यहाँ पे ले लिया पुनः जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, यह जो है आसानी से
घोल देता है, किसी भी चीज़ को आसानी से घुलनशील बना देता है, यानी कि जलीय घोल बना देता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या आसानी से जलीय घोल को बना देता है। जबकि यहाँ पर तो हमने जलीय घोल तो बना लिया था, लेकिन पुनः इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? तो हमने यह भी पढ़ा कि यहाँ पे हमने इसको रंग देने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ किया, जो कि एक ज्वलनशील है, जो कि रूम टेम्परेचर पर वाष्पित हो जाता है। तो जब इसका यूज हुआ, पुनः यह हो गया वाष्पित। जब वाष्पित हो गया, पुनः जो है हम लोग देखते हैं कि उस पर एजिंग प्रोसेस करते हैं। एजिंग की बात करिए तो हर एज में सभी व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? प्राणवायु की, यानी कि ऑक्सीजन की। यानी कि जो हमारा एजिंग प्रोसेस हुआ करता है, इसमें जो है, जो हमें टुकड़े टुकड़े के रूप में जो हमारा क्षारीय सेलुलोज प्राप्त होता है, उसको जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है। उसको भी देखें कितने दिन के लिए, लगभग आपका 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो एजिंग प्रोसेस हो गया। अब जब एजिंग प्रोसेस हो जाता है तो यह हो जाता है पुनः जो है हो जाता है टाइट, कड़ा हो जाता है। पुनः इसको घोलने की आवश्यकता होती है। इसीलिए एक्सनथेट सेलुलोज में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आसानी से इसको जो है जलीय घोल बनाता है। अब जलीय घोल बनाएगा, यानी कि यहाँ पे जलीय घोल ऐसे तो घोलना, और पुनः जो है एक हमको गाढ़ा घोल प्राप्त होगा। और गाढ़ा घोल प्राप्त होगा यानी कि मिक्सिंग, और इसी को मिलाने को ही डिजॉल्विंग के नाम से जाना जाता है। अब जब इतनी बात हो गई तो यहाँ पर देख रहे हैं घोल और विस्कस। विस्कस का आप लोग हिंदी देखेंगे तो मिलेगा चिपचिपा, चिपचिपा। अब हमें एक चिपचिपा पदार्थ प्राप्त हो चुका है, यहाँ से मिल गया है चिपचिपा पदार्थ। जो घोल था हमारा मिक्सिंग था, जो डिजॉल्व हो गया। कौन डिजॉल्व हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोलने काम किया। और घोले क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मिलाया था कार्बन डाइसल्फाइड, जो कि इसको रंग दे दिया, पीला रंग दे दिया, पीला रंग दे दिया। और पुनः जो है हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड माध्यम से घोल लिया, और यहाँ पर एक गाढ़ा घोल हमें प्राप्त हो गया। अब यह गाढ़ा घोल प्राप्त हो गया। अब इसी गाढ़े घोल को विस्कस, जो कि चिपचिपा पदार्थ है, इसी को स्पिन रेट के माध्यम से गुजारा जाता है। स्पिन रेट आपको पता है कि एक आपका यंत्र है जिसमें बहुत महीन महीन छिद्र होते हैं, और उन्हीं महीन छिद्रों के माध्यम से उन्हीं महीन छिद्रों से प्रेशर के माध्यम से रेशे को निकाला जाता है। और जब इसी स्पिन रेट पे प्रेशर के माध्यम से महीन महीन रेशों को निकाला जाता है, तो तुरंत उस पर कराया जाता है एसिड बार, यानी कि अम्लीय वर्षा, यानी कि अम्ल की वर्षा कराई जाती है। अम्ल की वर्षा क्यों कराई जाती है? इसका कराने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो भी उस पर अतिरिक्त चमक और गंदगी हुआ करती है, उसको हटाने के लिए इस पर एसिड वर्षा कराई जाती है, जो कि आपके स्पिन रेट से निकलता हुआ आपका फाइबर है, रेयान है, उस रेयान पर आपकी एसिड वर्षा कराई जाती है। और पुनः जो है अतिरिक्त चमक और गंदगी यहाँ से धुल जाती है, और हमें विस्कस रेयान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें उम्मीद है कि यह आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसी वीडियो में देखेंगे और विस्तार से, जिसका नाम है व्यावसायिक स्तर पर रेयान बनाने की प्रक्रिया, जो कि वर्तमान समय में प्रचलित है। तो देखते हैं इसे। चलिए यहाँ पे देखते हैं व्यावसायिक स्तर पर रेयान बनाने की प्रक्रिया, और इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे आपको बातें समझ में आ जाएं और जिससे आप लंबे समय तक याद रख पाएँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया सेलुलोज, यानी कि आपका कपास हो सकता है सेलुलोज के रूप में, आपके लकड़ी की लुगदी हो सकती है, पेड़ पौधों की लुगदी, यानी कि जो भी आपका 50% लिया जाता है वो आपका सेलुलोज हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए लिखा गया है इमर्सन। इमर्सन की हिंदी ही होती है डुबाना, विसर्जन। आप लोग करते हैं गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, पितृ विसर्जन। तो विसर्जन का मतलब यानी कि इमर्सन का मतलब भी होता है डुबाना। और डुबाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जो भी आपका सेलुलोज है उसको आप डुबाएंगे पहले। क्यों डुबाएंगे? क्योंकि वह आपको जो है एक लिक्विड में प्राप्त हो जाए। देखिए आपका सेलुलोज था, सेलुलोज को हमने डुबाया, और डुबाने को ही इंग्लिश में इमर्सन के नाम से जानते हैं। अब जब लुगदी हमें प्राप्त हो गई, यहाँ पे हमने डुबा दिया, गल गया, लुगदी के रूप में हो गया। अब इसी पे करेंगे हम प्रेशर देंगे, यानी कि प्रेसिंग की क्रिया करेंगे। और प्रेस करने के लिए उस लुगदी को, जो हमको लुगदी प्राप्त हुई है जिसमें हमारा सेलुलोज जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया है वो गला दिया उसको, और एक लुगदी के रूप में बना दिया है, उसी को एक सीट के रूप में लाना है। तो हम लोग देंगे उसे प्रेशर, और प्रेशर ऐसे तो दबा नहीं देंगे किसी चीज़ से, तो उसको सीट के रूप में प्राप्त करने के लिए उसको हम रोलर के माध्यम से, सक्रिय रोलर के माध्यम से उसको हम गुजारेंगे, वहाँ से हमको मिल जाएगी एक सीट। तो यही देखिए है प्रेसिंग, प्रेस करना है, दबाना है, उसके लिए हम लोग उसको रोलर से गुजारेंगे, जिससे हमको एक सीट प्राप्त हो जाएगी। अब वह जो सीट प्राप्त हो रही है उसी सीट को ही छोटे छोटे टुकड़े में, यानी कि कट इनटू चिप्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटना ही आपका व्हाइट क्रम के नाम से जाना जाता है। व्हाइट मतलब सफ़ेद, और क्रम आपको देखते हैं
छोटा छोटा टुकड़ा क्रम, जैसे आप लोग देखते हैं किस तरह से संरचना होती है। क्रम की बात करें तो आपके क्रम क्लॉथ इस तरह से आपको देखने मिलता है, क्रम हेयर स्टाइल, तो इस तरह से आपकी वही है व्हाइट क्रम की बात होती है। तो व्हाइट क्रम का तात्पर्य है जो आपको सीट प्राप्त हो गई है, उसी सीट को छोटे छोटे टुकड़े में कट इन चिप्स में जो काटने की प्रक्रिया है उसी को ही व्हाइट क्रम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से हमें व्हाइट क्रम मिल गया, यानी कि छोटे छोटे चिप्स के रूप में प्राप्त हो गए। अब पुनः होगी आपका एजिंग प्रोसेस। एजिंग यानी कि हमने बताया आपको हर एज के व्यक्ति को आवश्यक है प्राणवायु, यानी कि क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन। और जो आपकी एजिंग हुआ करती है इसमें व्हाइट क्रम को खुले में ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ दिया जाता है। खुले में व्हाइट क्रम को खुले में ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ दिया जाता है और यही जो आपकी प्रक्रिया कहलाती है एजिंग। इसके बाद आपके देखिए जेंथेसन। जेंथेसन का तात्पर्य हमने बताया आपको पीला। जेंथेसन का हम इसकी उत्पत्ति देखें तो ग्रीक शब्द के जेंथो से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पीला या सुनहरा। अर्थात अब यहाँ पे जब हम इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुले वातावरण में छोड़ दिए, तब जब जेंथेसन की प्रक्रिया अर्थात इसमें क्या मिलाएंगे, जेंथेसन की प्रक्रिया के लिए अभी आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करते हैं और कार्बन डाइसल्फाइड मिलाने की इसी संपूर्ण प्रक्रिया को ही यानी कि व्हाइट क्रम में जो आपका व्हाइट क्रम था इसी में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाने की संपूर्ण प्रक्रिया जिससे वह पीला रंग ग्रहण कर लेगा, इसी संपूर्ण प्रक्रिया को ही जेंथेसन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये मिलाने की प्रक्रिया तो जेंथेसन हो गई। अब देखिए हमको जो है जो व्हाइट क्रम था अब ये हो जाएगा पीला, तो इसी को ही येलो क्रम के नाम से जाना जाता है। अर्थात येलो क्रम की बात हो अर्थात जिस क्रम का रंग पीला हो जाए उसी को हम कहेंगे येलो क्रम। अब देखिए यहाँ पे बात आती है विस्कस। विस्कस मतलब आपने देखा चिपचिपा। अब चिपचिपा कैसे होगा, आपको पुनः मिलाना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, यानी कि येलो क्रम में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम आपका येलो क्रम में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के घोल में डुबाया जाता है और यहाँ से आपको मिल जाएगा विस्कस। विस्कस हो गया। पुनः आपकी आ जाएगी रिपनिंग। रिपनिंग की बात आती है तो रिपनिंग में देखा जाता है कि जब ये आपके जो जलीय घोल को बना देता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आसानी से जलीय घोल तैयार कर देता है और इसको मिलाने के बाद इसको छोड़ देते हैं और छोड़ देने के बाद इसको कुछ समय के लिए छोड़ जाता है और देखा जाता है कि यह जो है तैयार हो गया है कि नहीं। अर्थात जब हम रिपनिंग की बात करते हैं इसका हिंदी को देखते हैं तो इसका हिंदी मिलता हमको है परिपक्व, यानी कि जो हमने घोल को बनाया है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके इस घोल को हमने तैयार किया है वह घोल अभी हमारा तैयार हो गया है कि नहीं, उसे देखने की प्रक्रिया ही आपकी रिपनिंग कहलाती है। ठीक। अब इसके बाद देखिए आप लोग मिलता है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का तात्पर्य यानी कि फिल्ट्रेशन से है, यानी कि फिल्टर करने से है, अर्थात उसमें उपस्थित बड़ी गंदगी को हटा देना आपका फिल्टरिंग कहलाता है। उसके बाद आपका आता है एक्सटर्डिंग यानी कि उससे जो आपका लिक्विड प्राप्त हो गया है, जो आपका विस्कस था जिसको हम लोगों ने NaOH मिलाया, जो आपका घोल है उसमें से छोटी से छोटी अशुद्धियों को यानी कि धूल के कण, बारीक धूल के कण, रेसे आदि को छान लिया जाता है और इसी प्रक्रिया को एक्सटर्डिंग के नाम से जाना जाता है। पुनः बात आती है एसिड बार। जो आपका घोल यहाँ पे प्राप्त हो गया है एक्सटर्डिंग के बाद उसे एसिड बार से गुजारा जाता है और एसिड बार का आप लोगों ने जाना भी था क्योंकि इसमें जो अतिरिक्त चमक है एसिड बार यही आपको उसको हटाने का काम करता है, अतिरिक्त चमक को, और उसके साथ ही साथ जो है इसमें गंदगी जो बची है उसी को हटाने के लिए हम लोग उस घोल को एसिड बार से गुजारते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी स्पाइनिंग। आपको पता है कि स्पाइनिंग का तात्पर्य होता है कताई करना। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो है आपका सिंथेटिक फाइबर था, अर्थात यह जो घोल बना ये गाढ़ा था, यानी कि जो हमने रेशा हमको फाइबर प्राप्त हो रहा है ज़्यादा गाढ़ा था, अर्थात वो उतना लंबा मिलेगा नहीं, अर्थात इस पर खींचने की प्रक्रिया होगी, अर्थात इस पर होगी आपकी ड्रॉबिंग का अर्थ ही होता है खींचना। उसके बाद होता है आपका वॉशिंग मतलब साफ करना और आप पुनः मिल जाएगा आपका फाइबर यानी कि रेयान की यानी कि विस्कस रेयान की प्राप्ति। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसकी जो व्यावसायिक स्तर पर रेयान बनाने की प्रक्रिया है, यहाँ पे हम लोग एक टर्म को समझने का प्रयास किया और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो छोड़ दीजिए एक प्यारा सा कमेंट और कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिससे हम पुनः आपके लिए परिश्रम करते रहें। धन्यवाद।